वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जहां हम पिछली क्लास में हमने बात की थी, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अम्ल क्षार लवण, उसका जो पहली क्लास थी उसमें हमने अम्लों के बारे में चर्चा की थी। उसकी जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने क्षार के बारे में जाना था। और जो कल की हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने देखा था जो पीएच स्केल और हमारे क्या थे, पीएच स्केल और लवणों के बारे में जो बातें हुई थी वो हमने कल की क्लास में देखा था। मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर बढ़ेंगे हमारे नए टॉपिक की ओर। ठीक है, तो जो पीएच स्केल था इसके बारे में हम कुछ बातें जाने कल कि ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि पीएच स्केल में जो पीएच होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या नापता है, हाइड्रोजन की शक्ति। इसको किसने बनाया, एक डेनिश बायोकेमिस्ट थे सोरेन सोरेनसेन ने। कब बनाया, 1909 में। ये हमारी कल की सारी क्लास में ये बातें हुई थी। ये हमने पीएच स्केल में देखा कौन सा दुर्बल अम्ल है, प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है, प्रबल क्षार कौन सा है। ये हमारी कल की क्लास में हमने अच्छे से देखा था। फिर हमने देखा कि प्रबल अम्ल का मान कहां से कहां तक होता है, दुर्बल अम्ल का मान 3.5 से 7 होता है। जो उदासीन होता है वो कितने नंबर पर होता है, 7 नंबर पर। दुर्बल क्षार 7 से लेके 10.5 तक हमारे पास दुर्बल क्षार होता है। प्रबल क्षार कहां जाता है हमारे पास, प्रबल क्षार आता है हमारे पास 10.5 से 14 तक। ठीक है, इसके आगे हमने क्या देखा, इसके आगे हमने जो पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है वो सभी हमने कल देखे। मनुष्य व पशुओं के लिए इसका क्या क्या यूज है, ये हमारी कल की क्लास में चर्चा हुई। उसके बाद में कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो किस तरीके से होती है, ये भी हमने कल की क्लास में देखा। उसके बाद हमने क्या देखा था कि पाचन तंत्र में जो हमारे जो क्या बोलते हैं अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए जो प्रति अम्ल लिए जाते हैं वो सब कौन से होते हैं, वो भी हमने कल देखा। मधुमक्खी के डंक से जो जलन होती है इसके कारण, मिथेनोइक अम्ल के कारण, और उससे राहत पाने के लिए किसका यूज किया जाता है, खाने का सोडा। तो ये भी आज का हमारा टॉपिक है एक। इसके बारे में कल थोड़ी चर्चा तो हमने की थी। बाकी जो दंत होता है उसके बारे में हमने थोड़ी बातें जानी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमने क्या देखा, साधारण जो अम्ल है और जो साधारण क्षार है, अम्ल का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 के बीच में होता है। और 7 नंबर पे ये क्या होता है, उदासीन होता है। ये सभी हमने कल देखे थे। जो 0 से 3.5 तक था ये सभी हमारे पास प्रबल अम्ल थे, और 3.5 से 7 तक थे ये हमारे पास क्या थे, दुर्बल अम्ल। और 7 नंबर पे क्या था, उदासीन। जब हमने इधर देखा तो इधर 7 से लेकर 10 तक हमारे पास क्या थे, 10.5 तक दुर्बल क्षार थे, आगे 14 तक प्रबल क्षार थे। ये सभी हमने कल की क्लास में देखा। फिर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था लवण के बारे में हमने चर्चा की। लवण होते क्या है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाते हैं। ठीक है, लवणों का वर्गीकरण देखा, कौन सा सामान्य लवण है। ठीक है, ये हमने देखा। अम्लीय लवण कौन सा है, इनकी एक उदाहरण भी हमने देखे थे। क्षारीय लवण कौन सा है, मिश्रित लवण कौन सा है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद द्विक लवण देखा। ये सारी हमारी कल की क्लास में हमारी चर्चाएं हुई थी। ठीक है, लवणों के हमने उपयोग देखे थे, कौन सा लवण हमारे कहाँ उपयोग आता है। ठीक है, उसमें हमने कौन सा देखा, सोडियम क्लोराइड देखा। उसके बाद हमने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट देखा, जो खाने का सोडा हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, जिप्सम देखा। उसके बाद उसकी इसी में हमने पीओपी भी देखा था, सोडियम कार्बोनेट देखा। ये सारी बातें हमने पिछली क्लासों में कर चुके। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक, कल हमने क्या बताया था कि जो हमारी पिछली क्लास होगी उसका हमारे पास अम्ल क्षार लवण का जो टॉपिक था वो लगभग पूरा हो ही गया था। लेकिन उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे इस पोर्शन से कुछ टॉपिक और बनते हैं छोटे छोटे। इनके बारे में वैसे चर्चा तो हमने कर ली थी, कुछ टॉपिक क्या क्या रह गए थे हमारे पास। जैसे ब्लीचिंग पाउडर रह गया था, मतलब बात तो हमने कर ली थी, लेकिन इसको अलग से उसमें सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है, तो इसको हम थोड़ा अलग से देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर रह गया था हमारे पास, खाने का सोडा रह गया था, है ना। एक हमारे पास साबुन व अपमार्जक रह गए थे, और एक हमारे पास और रहा था, वो था हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस रह रहा था। तो इन सभी को मिला के हमने सोचा क्यों ना इन सभी की भी एक क्लास ही बना दी जाए पूरी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये इसी टॉपिक पर आधारित रहने वाला है कि ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और साबुन और अपमार्जक, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और इनके जो नोट्स के पीडीएफ होंगे वो आपको हमारे समृद्धि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को।
तो हमारे टॉपिक में जो हम पहली चर्चा करेंगे वो किसके बारे में होगी? हम पहले में देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है, वो सब सारी बातें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, पहली जो हम बात करेंगे किसके बारे में करेंगे, वो करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये क्या होता है? ये इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और इसका आणविक सूत्र क्या होता है वो भी देखिए। इसका आणविक सूत्र होता है CaOCl2। ये इसका आणविक सूत्र होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के लिए हमने क्या जाना कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, इसका यूज किसमें किया जाता है, कहाँ ये हमारे लिए यूज आता है? जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका यूज भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका यूज क्या किया जाता है कि जो विरंजन कपड़े होते हैं, जो विरंजन कपड़े होते हैं उन कपड़ों से क्या करता है? कपड़ों से रंग निकालकर क्या करता है? कपड़ों से रंग निकाल देता है और कपड़े को कैसा बना देता है? कपड़ों से रंग निकालकर कपड़े को सफेद बना देता है। कैसा बना देता है? कपड़े को सफेद बनाता है, सफेद बनाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपने क्या देखा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको कहते क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, और यूज इसका किसमें लिया जाता है? जो विरंजन कपड़े होते हैं जब उन पर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है तो वो क्या करता है? जो कपड़े का रंग है उसे अलग कर देता है और हमारे पास कैसा कपड़ा बच जाता है? हमारे पास बचता है व्हाइट कपड़ा। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के हम कुछ इसके यूज देखते हैं कि ये हमारे लिए यूज आता है, किस तरीके से आता है। ठीक है, इसके दैनिक जीवन में यूज क्या है वो देखते हैं हम। ब्लीचिंग पाउडर कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बाकी पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है। तो हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, कहां कहां उपयोग होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा, तो पहली बात तो हमने क्या देखी कि जो कपड़ा उद्योग हो गया हमारा, कपड़ा उद्योग में इसका यूज किया जाता है। उसमें कैसे? कपास और जो लेनिन होता है, कपास व लेनिन होता है ये विरंजन हेतु, मतलब उसके रंग को उड़ाने हेतु किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, जो कपड़ा उद्योग में होता है कपास और जो लेनिन होता है उसके रंग को उड़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, दूसरा हम क्या देखेंगे इसके बारे में? दूसरा हम देखेंगे जो कागज उद्योग होता है, कागज जो उद्योग होता है, कागज उद्योग में किसकी लुगदी बनाई जाती है? लकड़ी की लुगदी बनती है। ठीक है, लकड़ी की जो छाल होती है उसकी लुगदी बनती है। लकड़ी की लुगदी का क्या करता है? ये जो कलर होता है उसको निकाल देता है। उसके विरंजन हेतु किसका यूज लिया जाता है हमारे पास? कागज उद्योग में लकड़ी की लुगदी के हेतु किसका? ब्लीचिंग पाउडर का यूज लिया जाता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? जो ऊन होती है, ऊन जिससे आप रजाई गद्दे बनवाते हैं, तो वो ऊन होती है ना, उसको क्या करता है? ये उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है उसमें बचाने के लिए। ठीक है, ऊन को क्या करने से? सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ लिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का और यूज लिया जाता है जो पानी होता है ना, पानी के शुद्धिकरण में इसका यूज लिया जाता है। जो पानी में कीटाणु होते हैं उनको समाप्त करने के लिए किसका यूज लिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। तो आपको ध्यान क्या रखना है? पानी को कैसा बनाने के लिए? कीटाणु रहित बनाने के लिए, कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका यूज लिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, और इसका यूज कहाँ लिया जाता है? आपने देखा है जो क्लोरोफॉर्म होता है, थोड़ा सा किसी कपड़े में डाला, किसी व्यक्ति को सुंघाया, बेहोश किया, ले गए, तो वो क्या होता है? वो क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको बनाने में किसका यूज आता है? क्लोरोफॉर्म को बनाने में किसका यूज लिया जाता है हमारे पास? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? जो क्लोरोफॉर्म बनती है उसमें किसका यूज किया जाता है?
इसका ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। और आपको क्या देखना है, और इसका यूज जो रासायनिक उद्योग होते हैं, जितने भी रासायनिक उद्योग होते हैं उनमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज कैसे किया जाता है, एक ऑक्सीकरण अभिकारक के रूप में इसका यूज किया जाता है, एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या जाना, देखिए पीछे से दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने क्या जाना, क्या होता है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला CaCl2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका यूज इसमें विरंजन जो कपड़े होते हैं उनसे रंग निकालकर कपड़े को सफेद बनाने में इसका यूज किया ब्लीचिंग पाउडर का। आगे हमने क्या देखा, इसके जब हम उपयोग देख रहे थे कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, हमने क्या देखा, जो कपड़ा उद्योग होता है उसमें क्या कपास और लेनिन को क्या करने हेतु विरंजन जो होता है उसका विरंजन करने के लिए किसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज। दूसरा हमने देखा जो कागज उद्योग होता है उसमें जो लकड़ी की लुगदी बनती है ना, उस लकड़ी की लुगदी का कलर निकालने के लिए किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और पानी को जो क्या होता है कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने और पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, जो क्लोरोफॉर्म बनती है क्लोरोफॉर्म को भी बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो रासायनिक उद्योग होते हैं उसमें कैसे इसका यूज किया जाता है, एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो हमारी ये सारी बातें तो किस बारे में हुई, हमारी ये सारी बातें हुई ब्लीचिंग पाउडर में, बाकी इसमें और कोई इतनी खास बात नहीं है। मेन बात तो यही है कि इसका नाम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसके कुछ कुछ यूज आपको ध्यान में रखना है। विरंजन के हेतु ये आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म बनाने हेतु ये आपको ध्यान रखना है, जो कागज की लुगदी बनती है उसका कलर निकालने के लिए भी इसका यूज लिया जाता है। तो आपको ये भी बात कुछ है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको उस वजह से आपको इसको याद रखना है। दूसरा हम क्या देखेंगे, हमारे पास दूसरा हमारे पास है बेकिंग सोडा। बाकी इन सब टॉपिक के बारे में हमने पिछली क्लासों में अच्छे से चर्चा की थी, है ना। तो आपने अगर हमारी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप वहां से जाके इस टॉपिक की तीनों क्लासें देखिए। हमने 4 लवण, उसमें इन चीजों को बहुत अच्छे से पूरे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। चलो हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं सॉरी, हम यहाँ बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में। क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है इसे, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहा जाता है इसे, जो बेकिंग सोडा होता है, या फिर इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा, ठीक है। और इसका और क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है CaHCO3। क्या होता है, CaHCO3। ये क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो आपको क्या याद रखना है, CaCO3। या इन दोनों में से भी एक बात पूछ ली जाती है कि इसको कहा क्या जाता है, एक होता है हमारे पास बेकिंग सोडा, एक होता है हमारे पास धावन सोडा, है ना। दोनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के नाम लगभग पूरे सेम ही है। जो हमारे पास एक होता है धावन सोडा, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या है कहा जाता है उसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। और जो हमारे पास खाने का सोडा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इनमें कंफ्यूजन किस तरीके से होता है, ये हमारे पास धोने का सोडा है, ठीक है, और ये हमारे पास है खाने का सोडा। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो हमें पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा खाने वाला सोडा है, कौन सा धोने वाला। जो बच्चों में कंफ्यूजन किस वजह से होता है कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा खाने वाला होगा, कौन सा धोने वाला होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसमें जो बाई है, बाई क्या करती है हमारे लिए, घर में खाना वाना बनाती है। तो आपको क्या याद रखना है बाई से कि ये खाने वाला सोडा है, ठीक है। ये हमारे लिए
हो जाएगा, जो सोडियम कार्बोनेट है ये धोने का सोडा होगा, और जो बाई है ये हमारे लिए खाने का बनाती है, तो ये हमारे लिए खाने का सोडा होगा। ठीक है, ये मैंने एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया, बाकी एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आते भी हैं इनसे, है ना, और आपको ये बात ध्यान भी रखनी है। ठीक है, बाकी हमारी बात चल रही थी बेकिंग सोडा के बारे में, तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरी बात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला मैंने आपको बताया CaHCO3। ठीक है, और इसका यूज किसमें होता है, जो क्या होते हैं कि जो पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल्दी से पकते नहीं है। जब वो पकते नहीं है तो उनमें क्या डाला जाता है, उन्हें जल्दी पकाने के लिए उनमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। ठीक है, तो जो पदार्थ जल्दी से पकते नहीं है उनको क्या करता है, ये जल्दी पकाने का काम करता है, जल्दी पकाने का काम करता है। तो हमने क्या देखा, बेकिंग सोडे का काम क्या रह गया, ये जो पदार्थ पकते नहीं जल्दी से उनको पकाने का काम करता है। इसका नाम आपने देख लिया, खाने का सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। फॉर्मूला हमने देख लिया CaHCO3। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या, जो हमारे पास बेकिंग सोडा था इसके उपयोग देखते हैं, हमारे लिए क्या उपयोग आता है। बेकिंग सोडा के क्या देख रहे हैं हम, उपयोग देख रहे हैं कि बेकिंग सोडा के जो हमारे जनरली इसका यूज होता कहाँ है, और हमारे यूज आता भी है या नहीं आता है। पहली बात हमने पीछे देख के आए, क्या देखी, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो जल्दी से पकते नहीं है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जल्दी पकाने के लिए, खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का जल्दी पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, वो दूसरी बात क्या है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है बेकिंग सोडा का, इसका यूज किया जाता है जो बेकिंग पाउडर होता है। ठीक है, जो बेकिंग पाउडर होता है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपने पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें मिश्रण किस किस चीजों का होता है। ठीक है, हमने ये बात तो देख ली कि इसको बनाने के लिए बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है ना, लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि उस जो बेकिंग पाउडर है उसमें क्या क्या होते हैं। पहला तो उसमें एक बेकिंग सोडा होता है, और दूसरा उसमें मिलाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। क्यों, इसके पीछे एक रीजन है कि जब बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के लिए यूज किया जाता है, तो जब इसको गर्म किया जाता है ना, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट। किसने बनाया, जब इसको बेकिंग सोडा को गर्म किया तो इसने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट। जब जो सोडियम कार्बोनेट बना है वो किस प्रकृति का होगा, वो होता है क्षारीय प्रकृति का। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, हमारा धोने वाला जो सोडा होता है, द्रावण सोडा, वो हमारा इसने बना दिया, और वो कैसा निकला, वो सारा बेस है। अब बेस है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो कड़वा होगा। ठीक है, जब वो कड़वा होगा तो उसको बेकिंग पाउडर में यूज तो किया जाएगा नहीं, उसको यूज करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, उसको यूज करने के लिए इसमें टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है। जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है कि जो क्षार था उसमें एसिड मिलाया, तो उन्होंने एक उदासीनीकरण की प्रक्रिया की और ये खाने लायक का सोडा बन गया। ठीक है, ये हमारे पास बेकिंग पाउडर कैसे बना, कि इसमें था क्या हमारे पास, एक तो इसमें हमारे पास था बेकिंग सोडा था, क्या था, बेकिंग सोडा था। जब हमने बेकिंग सोडा को क्या किया, बेकिंग सोडा को जब हमने गर्म किया, ठीक है, जब हमने इसको गर्म किया तो इसने क्या बनाया, जब हमने इसको गर्म किया तो इसने सोडियम कार्बोनेट बनाया। ठीक है, और जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, ये एक क्षार होता है। क्षार बोले तो ये एक बेस होता है। ठीक है, जब आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इसका स्वाद कैसे हुआ, इसका स्वाद हो गया कड़वा। अब जब आप इसको खाने की चीजों में यूज लोगे तो वो कड़वा होगा। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसके लिए एक दूसरा इलाज देखा, और वो इलाज क्या देखा
कि जो हमारे पास बेकिंग सोडा है इसमें अपन क्या मिलाएंगे, इसमें हम मिलाएंगे, जो हमारे पास बेकिंग सोडा है इसमें हमने क्या मिलाया, एक टार्ट्रिक अम्ल मिलाया। क्या मिलाया, टार्ट्रिक अम्ल मिलाया। अब आप देखिए कि जब अम्ल है और जब ये क्षार से क्रिया करेगा तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होगी, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, ठीक है। जब ये प्रक्रिया हुई तब ये क्या हुआ, बेकिंग पाउडर बनकर तैयार हो गया, तब ये खाने के लायक हो गया, ठीक है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो बेकिंग पाउडर हमारे पास बना है, बेकिंग पाउडर हमारे पास बना है, ये यूज कहाँ आने वाला है, आप जानते हैं इसके बारे में, आपने देखा भी है। जो बेकिंग पाउडर है ये हमारे पास कहाँ यूज आता है, हम देखते हैं बेकिंग पाउडर का उपयोग पहले, फिर हम बात जो कर रहे थे कि बेकिंग सोडा कहाँ उपयोग होता है वो तो हम करेंगे, बट आप थोड़ा ये भी देख लीजिए कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो कहाँ उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो केक बनते हैं, ठीक है, जो पेस्ट्री बनती है, आपने देखा होगा कैसी होती है, ये किस तरीके की होती है, ये नरम होती है और फूली हुई होती है। तो इन सबको बनाने में किसका यूज किया जाता है, इन सबको बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है इनको बनाने में, ठीक है। ये हमारी सारी बातें किस बारे में हुई, ये हमारी बातें हुई बेकिंग पाउडर के बारे में। बाकी ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया। हमारे पास चल क्या रहा था टॉपिक, हमारा टॉपिक जो बेकिंग सोडा था उसका उपयोग कहाँ होता है, वही हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो हम देखते हैं तीसरा, दो तो हमने पीछे देख लिए थे, ये देखिए दो हमने क्या देख लिया था, एक तो इसका खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने में, दूसरा यूज हमने क्या देखा, बेकिंग पाउडर को बनाने में, ठीक है। तीसरा हम इसका यूज देखेंगे अब, ठीक है। हम देखते हैं तीसरा इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो दवाइयां होती है, औषधियां, दवाइयां बनाने में इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो हमारे क्या है, अम्ल की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है, ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, एक अम्ल हो गया हमारे पास, जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हमने एक प्रति अम्ल यूज किया जाता है, क्षार यूज किया जाता है, ठीक है। उसको बनाने में किसका यूज किया जाता है हमारे पास, उसको बनाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो हमने तीसरा यूज इसका कहाँ देखा, दवाइयां बनाने में, ठीक है। ये हमने बात कर ली इसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, है ना। और हम इसके बारे में देखेंगे ये क्या होता है, एक मृदु व गैर संचारक क्षार होता है ये। अब इस लाइन का आपको थोड़ा सा मतलब जानना है, एक तो क्या होता है ये मृदु और गैर संचारक क्षार का मतलब हो गया जो क्षार को खत्म करता है ना, उस तरीके से इसका यूज किसमें किया जाता है, दवाई को बनाने में इसका यूज किया जाता है ना। और हम इसका यूज कहते हैं, देखते हैं कि जो ठोस खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे पास, ठोस खाद्य जो पदार्थ होते हैं, ठोस जो खाद्य अम्ल होते हैं हमारे पास, ठोस जो हमारे पास खाद्य अम्ल होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, एक तो हमने बात की कि एक हमारे पास होता है टार्ट्रिक अम्ल, और दूसरी हमने क्या बात की, दूसरी हमने देखा साइट्रिक, एक होता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एक तो होता है टार्ट्रिक अम्ल, एक क्या होता है साइट्रिक अम्ल। जब ये दोनों होते हैं तो इनके साथ मिलकर ये क्या करता है, इनके साथ मिलकर किसके उपचार में काम किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है किसके उपचार में, अपच जो होती है, भोजन पचता नहीं है, जो अपच होती है, तो अपच के इलाज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। किसके साथ मिलाकर, एक तो टार्ट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल के साथ मिलाकर, इसका जो ठोस खाद्य अम्ल होता है उनके साथ मिलाकर इसको यूज, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, किसके उपचार में, अपच के उपचार में, ठीक है। ये चौथी बात भी आपने देखी। आपको मैं इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका और यूज कहाँ किया जाता है। जो सोडा अम्ल देखा है आपने, ये सोडा अम्ल है और इसका यूज किया जाता है, सोडा अम्ल का उपयोग, इसे सोडा अम्ल क्यों कहा, ये एक प्रति अम्ल के रूप में होता है, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया, आग बुझाने में,
किसमें इसका यूज किया? आग बुझाने में। ठीक है, तो आप देखिए कि हमने इसके बारे में कितनी बातें जानी। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, उसके उपयोग हो गए। अब हमने देखा था बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हमारे पास बेकिंग सोडा था। हमने क्या देखा, क्या कहते हैं इसे? खाने का सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला इसका क्या नाम निकल के सामने आया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किस तरीके से? ये CaHCO3 इसका हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास निकल कर के आया इसका रासायनिक, ये इसका रासायनिक नाम है, वो इसका आणविक सूत्र है। और इसका यूज हमने कहा देखा? जो पदार्थ जल्दी से पकते नहीं है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जल्दी पकते नहीं है, उनको पकाने में हमने किसका यूज किया था? बेकिंग सोडा का। ठीक है, आगे जब हमने देखा तो इसका कहाँ यूज किया? पहला यूज तो इसका देखा हमने खाद्य पदार्थों को पकाने में। दूसरी बात हमने क्या देखी? जो बेकिंग पाउडर बनता है ना, उसको बनाने में इसका यूज किया गया। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया किस तरीके से। जो बेकिंग सोडा होता है, जब इसको गर्म किया तो इसने क्या बनाया? सोडियम कार्बोनेट। और वो क्या था? एक क्षार था। क्षार था तो स्वाद में कैसा था? स्वाद में कड़वा था। कड़वा था इसलिए इसके साथ क्या मिलाया हमने? इसके साथ हमने मिलाया टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल इसके साथ मिलाया। फिर हमने देखा बेकिंग पाउडर के उपयोग का, एक बेकिंग पाउडर का उपयोग देखा ही हमने, बेकिंग सोडा का नहीं, बेकिंग पाउडर का। ये देखिए, ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर का यूज देखा हमने कि कहाँ हो रहा है ना? जो केक पेस्ट्री बनती है, जो नरम और कैसी होती है? फूली, ऐसी चीजों को बनाने में किसका? बेकिंग पाउडर का यूज किया। आगे जब हमने देखा था तो हमने बेकिंग सोडा पढ़ रहे थे तो इसी के यूज हम देखते आ रहे थे कि इसका यूज किसमें? दवाइयों को बनाने में। क्या होता है? ये मृदु और गैर संचारक क्षार होता है। ठीक है, ठोस जो खाद्य अम्ल होते हैं जैसे टार्टिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, इनके साथ मिलाकर इसका किसमें यूज किया जाता है? अपच के इलाज में। आगे हमने देखा था कि जो सोडा अम्ल है इसका यूज किसमें किया? हमने आग बुझाने में। तो ये सारी बातें हमारी किस बारे में रही? ये सारी बातें हमारी रही किसके बारे में? बेकिंग सोडा के बारे में। तो आज हमने कौन कौन सा देखा? एक हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा हमने देखा बेकिंग सोडा। जो हमारा तीसरा टॉपिक रहने वाला है उसके लिए हम चर्चा करेंगे, वो हमारे पास कौन सा होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसके लिए बात करेंगे हम? तीसरी बात प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होता है इसका? पहले तो आपका इसका आपको रासायनिक सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, आणविक सूत्र होता क्या है इसका? इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ये क्या होता है? ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कहां से मिलता है ये हमें? कहां से मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? आपने देखा होगा जिप्सम। सच में अगर आपने हमारी पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो मैंने इस चीज को आपको वहां पे बहुत तरीके से समझाया है। आप हमारी पिछली क्लासें देखिए कि जो जिप्सम होता है, जिप्सम को क्या किया जाता है? जिप्सम को जब हमने गर्म किया, क्या किया? जिप्सम को जब हमने गर्म किया तो क्या हुआ? जो इसके जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है पहले आपको वो देखना है। CaSO4.2H2O। ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, हमने क्या किया? जब जिप्सम को गर्म किया तो इसका जल क्रिस्टलन हुआ। क्या हुआ? ये जो इसका जल के अणु थे इनका क्या हुआ? क्रिस्टलन हुआ। जब इसका जल क्रिस्टलन हुआ तो हमारे पास क्या निकल कर सामने आया? जब हमने जिप्सम को गर्म किया तो हमारे पास निकल कर आया CaSO4.12H2O। जल क्रिस्टलन होने से हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, और यही चीज हमारी क्या थी? यही चीज हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस था। क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह चीज कहां से निकल कर आई? जब हमने जिप्सम को गर्म किया उसका जल क्रिस्टलन हुआ, वहां से हमें क्या मिला? वहां से हमें पीओपी मिला। पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे ही पीओपी भी कहते हैं, है ना? पीओपी यही है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका सूत्र हमने क्या देख लिया? CaSO4.12H2O। किस तरीके से निकलकर सामने आया? ये हमने जब जिप्सम का जल क्रिस्टलन किया। अब एग्जाम में क्या होता है? कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या किया जाता है? इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदला जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बदला जाता है आपको कंफ्यूज करने के हिसाब से। इस फॉर्मूले को कैसे दिया जाता है? इस फॉर्मूले को दिया जाता है 2CaSO4.H2O। और आपसे पूछा जाता है कि जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कौन सा है इन दोनों में से? अब आपको चाहे ये फॉर्मूला दे दे चाहे ये फॉर्मूला दे दे, दोनों फॉर्मूला सेम है। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ कितने अणु है? 2 अणु है। जब इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 2 इसके साथ आ गया, यहाँ पर हाफ था। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक पूरा
अणु हो गया। ठीक है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा इसमें चेंज किया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये जो है यूज कहाँ होता है, कहाँ यूज होता है। आपने देखा होगा आपका जो घर होता है, तो घरों में जो आपकी दीवारें होती है ना, दीवारें या फिर जो आपकी छत होती है, वहां पे देखा होगा आपने जो दीवारें और छत होती है वहां पर सुंदर सजावटी आकृतियां बनाई जाती है। ठीक है, वो किसकी बनी होती है, सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। दीवारों की छतों पर क्या बनाए जाते हैं, सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, आकृतियां बनाई जाती है। ठीक है, उनमें किसका यूज होता है, क्या होता है वो, आकृतियां बनाई जाती है, क्या होता है वो, किसकी बनाई जाती है वो, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है वो, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग कहाँ होता है। क्या देखते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया कहाँ जाता है, ये चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात तो मैंने क्या बताई, पहली बात आप देखिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, जब आप 7वीं 8वीं क्लास में थे तब से आपको टीचर पढ़ाते आ रहे हैं और आप पढ़ते आ रहे हैं। और मैंने बताया कि क्या होता है, ये जो छतों पे दीवारों पे व्हाइट जो किया जाता है वही हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। हमने बचपन में क्या देखा था, बचपन में हमने सिर्फ इतना देखा था कि जो खिलौने होते हैं, खिलौने हो गए और मूर्तियां हो गई, जो चौक की मूर्तियां आती है ना, चौक के खिलौने आते हैं, मूर्तियां आती हैं, उनको बनाने में, मूर्तियां बनाने में किसका यूज होता है, किसकी बनी होती है वो बनी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, यहाँ पर हमने पेरिस भूल गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, खिलौना और मूर्तियां बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है, कैसे, चिकित्सा में इसका यूज कैसे किया जाता है, आपने देखा होगा जो हड्डियां टूट जाती है या हड्डियां खिसक जाती है अपने जोड़ से, जब उनको बिठाकर उन पे एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो वो किसका बना होता है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, क्या होता है वो, पीओपी। ठीक है, जो टूटी हड्डियों के उपचार में, टूटी हड्डियों के उपचार में और चिकित्सा में इसका कहाँ यूज होता है, जो आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के दांत खराब हो जाते हैं, जब वो नए दांत लगवाने जाता है ना, जब वो मसाला डालते हैं तो कौन सा होता है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ये तो दांतों के उपचार में भी इसका यूज किया जाता है, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का दांतों के उपचार में इसका यूज होता है। ठीक है, अगली बात आपको क्या देखनी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि जो हमारे घर की दीवारें होती हैं, दीवारें और जो छत होती है, दीवारें और जो छत होती है, उनकी जो सतह होती है, उनकी जो सतह होती है उसको क्या करने में, उसको चिकना करने में, चिकनी सतह चिकनी बनाने में किसका यूज किया जाता है, उसमें भी आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, और आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि आपने देखा होगा जब बचपन में हम स्कूल टाइम पर थे तो सर हमें कहाँ पढ़ाते थे, डिजिटल बोर्ड तो आज चले हैं, पहले हमें वही ब्लैक बोर्ड देखने को मिला करता था। ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड होता था उस पर सर जिस चौक से लिखते थे, जो ब्लैक बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड पर लिखने का जो चौक होता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने का जो चौक होता है उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। लिखने का चौक बनाने में इसका यूज होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, देखिए थोड़ा, जो अग्निसह सामग्री होती है, अग्निसह सामग्री, इससे मतलब क्या निकल कर सामने आता है, कौन सी होती है अग्निसह सामग्री, कुछ ऐसी ईंटें होती है ना, या कुछ ऐसे पदार्थ, मतलब कुछ ऐसी ईंटें, ये चीजें बनाई जाती है कि जब उनको भट्टियों पे लगाया जाता है, या ऐसी जगह होती है जहाँ पे आग बहुत ज्यादा हो लेकिन ये पिघले नहीं और इनका संचारण नहीं हो, तो वो क्या होती है, अग्निसह सामग्री होती है। ठीक है, तो आग को ये आराम से क्या कर जाते हैं, आग को सहन कर जाते हैं, आग को सहन करते हैं ये, है ना। तो ऐसी जो सामग्री बनती है उसको किससे बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस से।
ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या बात देखी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या होता है ये CaSO4 डॉट हाफ H2O, या इसका फॉर्मूला ऐसे लिख लीजिए 2CaSO4 डॉट H2O, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। कहां से मिला, जब जिप्सम को हमने क्या किया, जिप्सम को हमने गर्म किया, उसका जल क्रिस्टलन हुआ और वहां से हमें क्या निकल कर मिला, हमें CaSO4 डॉट 2H2O, इसका जल क्रिस्टलन से हमें मिला CaSO4 हाफ H2O, यही हमारे पास क्या था, यही हमारे पास था प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे हमने क्या देखा कि जो घरों की दीवारें, जो छत होती है, उनको जो सुंदर बनाने के लिए जो आकृतियां बनाई जाती है ना, वो कौन सी होती है, इसकी बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब आगे हमने इसकी यूज देखी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हमने वो देखा कि जो बचपन में हमारे देखा था खिलौने, मूर्तियां, चौक की जो मूर्तियां थी, खिलौने थे, उसको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। दूसरी बात, चिकित्सा में इसका यूज किया, कैसे, जो टूटी हड्डियों का प्लास्टर चढ़ा उसमें इसका यूज किया, दांतों के उपचार में इसका यूज किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया। उसके बाद हमने क्या देखा, जो दीवारें और जो छत की सतह होती है उसको चिकना करने के लिए क्या किया जाता है, पीओपी, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने का जो चौक होता है उसको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और जो अग्नि को सहन करने वाली जो सामग्री होती है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये सारी बातें हमारी थी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमने एक और टॉपिक साथ में लिया था। चौथा हमारा जो टॉपिक रहने वाला था वो क्या था, चौथा हमारा टॉपिक हमारे साथ था साबुन और अपमार्जक। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे साबुन और अपमार्जक की। ठीक है, क्या होता है साबुन, इसमें हम पहला देखते हैं कि साबुन क्या होता है। बचपन से आप यूज करते आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या धोते हो आप इससे, कपड़े धोते हो, हाथ धोते हो, क्या क्या धोते हो, वही साबुन होता है। ठीक है, कैसा होता है साबुन, चलो साबुन क्या होता है, ये इसमें क्या पाया जाता है साबुन में, उच्च वसा जो अम्ल होते हैं, उच्च वसीय अम्लों का क्या पाया जाता है, अम्लों के क्या होते हैं इसमें, सोडियम लवण होते हैं। क्या देखा, तो कुछ अम्ल ऐसे थे जिनमें वसा की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उनका यूज किसमें किया गया, उनका यूज हमने किया साबुन को बनाने में। ठीक है, उच्च वसा अम्लों के इसमें क्या पाए जाते हैं, सोडियम लवण पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, उच्च वसा अम्ल कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहला मैं आपको बताता हूँ उच्च वसीय अम्ल कौन से होते हैं। ठीक है, पहला जो हम देखते हैं, पहला हमारे पास है पॉमिटिक अम्ल। क्या होता है, एक हमारे पास होता है पॉमिटिक अम्ल। कैसा अम्ल होता है ये, उच्च वसीय अम्ल होता है। ठीक है, इसका जो आणविक सूत्र क्या होता है, इसका आणविक सूत्र होता है C15H31 और COOH। ये क्या होता है, ये इसका आणविक सूत्र होता है। जो पॉमिटिक अम्ल होता है उसका आणविक सूत्र होता है C15H31 और COOH। ठीक है, जब इससे साबुन बनाया जाता है, जब पॉमिटिक अम्ल से साबुन बनाया जाता है तो वो किस तरीके का साबुन बनता है, वो साबुन हमारे पास बनके तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं, वो होता है सोडियम पॉमिटेक। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोडियम पॉमिटेक। ठीक है, और इसका जो ये साबुन बनकर तैयार होता है सोडियम पॉमिटेक, इसका आणविक सूत्र क्या होता है, इसका आणविक सूत्र भी लगभग इसके बराबर ही होता है C15H31 COONA। बस इसमें थोड़ा चेंज होता है, इसमें क्या होता है Na। ठीक है, सोडियम जो होता है उसका अणु उसके साथ जुड़ जाता है। तो पॉमिटिक जो अम्ल होता है हमारे पास पहला, जब इससे साबुन बनाया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम पॉमिटेक बनता है, और उसका आणविक सूत्र मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा हम जो देखेंगे, दूसरा हमारे पास कौन सा था, स्टीयरिक अम्ल। कौन सा था हमारे पास दूसरा, ये देखिए दूसरा हमारे पास था स्टीयरिक अम्ल। कौन सा था, स्टीयरिक अम्ल। ठीक है, इसका जो हमने फॉर्मूला देखा वो देखिए क्या होता है, C17H35 और COOH। ये थोड़ा देखिए C है ना, COOH, ये किसका फॉर्मूला है, स्टीयरिक अम्ल का फॉर्मूला है। क्या है, C17, ये 7 है, थोड़े ध्यान दीजिएगा ना, C17H35 COOH। ठीक है, जब इससे साबुन हम बनाते हैं तो इसका जो साबुन बनता है उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं सोडियम स्टीयरिक। क्या कहा जाता है उसे? सोडियम स्टीयरिक। ठीक है, अब आपको पता है जब सोडियम स्टीयरिक बना है तो क्या बना होगा वो? C17H35 COO, वही सोडियम का अणु Na। ये हमारे पास क्या बना? सोडियम स्टीयरिक बना। तीसरा हमारे पास कौन सा था? तीसरा हमारे पास था ओलेइक अम्ल। कौन सा था हमारे पास? तीसरा हमारे पास था ओलेइक अम्ल। इसके आणविक सूत्र की हम बात करते हैं। इसका आणविक सूत्र कौन सा था? तो इसका आणविक सूत्र था हमारे पास C17H35 और COOH। ये हमारे पास इसका आणविक सूत्र था। किसका? ओलेइक अम्ल का। जब इससे हमने साबुन बनाया तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना सोडियम ओलेइक। क्या बना हमारे पास? सोडियम ओलेइक। और इसका आणविक सूत्र क्या रहा? C17H33 और COONA। ठीक है, ये हमारे पास इसका आणविक सूत्र हुआ। तो हमने पिछली स्लाइड पे क्या देखा कि जो साबुन और अपमार्जक है, साबुन क्या होते हैं? उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। यही हमारे लिए मेन बात कौन सी थी? उच्च वसा अम्लों के क्या होते हैं? सोडियम लवण होते हैं। यही बात हमने देखी और यही बात मैंने आपको बताई। हमारे पास के जो पॉमेटिक अम्ल था, उच्च वसीय अम्ल था ये, है ना। जब इससे हमने साबुन बनाया तो क्या बनकर हमारे सामने आया? सोडियम। पीछे क्या बात थी? सोडियम लवण होते हैं, सोडियम पॉमेटिक, है ना। तो ये देखिए, ये इसमें सोडियम का अणु। वैसे ही हमारे पास स्टीयरिक अम्ल था, उच्च वसीय अम्ल है ये भी। जब इससे हमने साबुन बनाया तो हमारे पास क्या बना? सोडियम स्टीयरिक। इसका आणविक सूत्र C17H35 COONA। जब ओलेइक अम्ल की बात की गई थर्ड पे तो हमारे पास क्या बना? सोडियम ओलेइक। इसका आणविक सूत्र C17H33 COONA। ये क्या हुआ? ये सारी बातें हमारी हुई साबुन के बारे में। ठीक है, आगे जो हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कि अच्छे साबुन होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। कौन से होते हैं अच्छे साबुन? आगे हम देखेंगे कि अच्छे जो साबुन होते हैं, अच्छे साबुन की विशेषताएं देखेंगे। अच्छे साबुन की विशेषताएं हमें पता तो होना चाहिए ना, अच्छा साबुन कौन सा है। पता चला हमने धो तो ली लेकिन घिस गई, क्या मतलब, है ना। अच्छे साबुन का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वाला साबुन हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो पहला क्या होता है? इसमें क्या होता है? मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए। क्या देखा? पहली बात हमने, जो अच्छा साबुन है उसमें क्या नहीं होना चाहिए? एक तो मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात हमने ये देखी। क्यों? क्योंकि किससे बनाई? सोडियम अम्लीय वसीय, जो अम्लीय वसीय लवण थे किसके? सोडियम के, उनसे हमारे पास क्या बना था? उनके पास हमारे से साबुन बनाया था उसका हमने। लेकिन अगर उसमें क्षार उपस्थित होगा तो इन दोनों का मिलाकर क्या होगा? उदासीनीकरण की प्रक्रिया होगी और हमारा साबुन बिगड़ जाएगा। ठीक है, पहला तो क्या था इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए। दूसरी हमने क्या बात देखी कि जो अल्कोहल होती है उसमें कैसे होनी चाहिए? ये अल्कोहल में विलय होने चाहिए, अल्कोहल में विलय होने चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है, मैंने बस आपको कह दिया, ध्यान रखनी है बात, अल्कोहल में विलय होनी चाहिए। पता चले घर पे पापा की बोतल रखी थी, आपने एक गिलास उसमें से निकाला, साबुन की टिकिया बोल के पापा पी जाओ, हो गया काम आपका भी और साबुन का भी। ठीक है, तो साबुन के बारे में हमने दूसरी बात क्या देखी? अल्कोहल में कैसे होनी चाहिए? विलय होने चाहिए। ठीक है, तीसरी बात हम क्या देखते हैं? इनमें क्या होना चाहिए? इनमें जो नमी होती है, नमी की जो प्रेजेंस होती है, नमी की उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या बात की हमने तीसरी कि इनमें जो नमी होती है, सॉफ्टनेस होती है, वो कितनी होती है? 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। और चौथी बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि जब इनका प्रयोग किया जाए, जब हम इन्हें यूज करें, प्रयोग करते समय इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए। कह दिया हमें कि नमी नहीं होनी चाहिए 10% से ज्यादा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए कि जब इनका यूज किया जाए तो ये चटक जाए, या चटकना नहीं चाहिए। हमने यूज किया, अच्छे से हमारे यूज में आ जाए, पता चला हमने यूज किया, टुकड़े टुकड़े हमारे हाथ में हो, तो ये प्रयोग करते समय चटकना भी नहीं चाहिए। अच्छे साबुन की कौन कौन सी विशेषताएं हमने देखी कि इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब इसे अल्कोहल में डाला तो इसका विलय होना चाहिए। तीसरी बात, इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथी बात हमने क्या देखी, प्रयोग करते समय ये चटकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, अच्छा साबुन। ऐसा होता है भाई साहब अच्छा साबुन, है ना। आगे हम अगली जो बात देखेंगे साबुन के बारे में हमने चर्चा की। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपमार्जक के बारे में। आपको जानना क्या है कि अपमार्जक होते क्या है। अब आपने देखा होगा बचपन से आपने कपड़े धोए, मम्मी ने धोए, किसी ने धोए, है ना। बचपन से कपड़े धोते आए, है ना। लेकिन क्या हुआ था कि कपड़े धोने के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत रगड़ा, लेकिन हमारे कपड़े बहुत टाइम से धुल के तैयार हुए। हमें बहुत तो मेहनत करनी पड़ी, तब जाके हमारे कपड़े धुले। तो कुछ लोगों ने क्या सोचा, अरे यार कौन इतनी मेहनत करेगा, ये काम करके कुछ ऐसा बनाते हो तो जल्दी से कपड़े भी धुल जाए और हमें इतनी कठिनाई भी नहीं हो। एक क्या होता है, जो गांव में होते हैं ना, हैंडपंप लगे होते हैं, उनपे क्या होता है, कहीं पे खारा पानी आता है, बहुत ज्यादा खारा पानी होता है, जब उससे कपड़े धोते हैं तो फिर तो आप धोते ही दिखा, फिर तो बहुत मुश्किल होती है धोने में, है ना। उसके लिए क्या किया, उसके लिए एक अलग से पदार्थ बनाया। वो क्या था हमारे पास, वो बन के हमारे तैयार हुआ अपमार्जक, है ना। तो इसका देखिए, पहली बात तो ये क्या है, जो साबुन होता है ये क्या करते हैं, जो साबुन से कपड़े धोते हैं हम, साबुन से कपड़े धोने में जो हमें कठिनाइयां होती हैं, धोने में जो कठिनाइयां होती हैं उनका क्या करता है, उससे तो आपको ये बचा ही लेगा, कठिनाइयों को कम करता है, उन कठिनाइयों से आप बच जाओगे। ठीक है, पहली बात हमने क्या देखी, कठिनाइयों को कम कर देगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, जो कठोर जल हुआ उसमें आपने कपड़े धोए साबुन से, तो फिर तो आपको धुल गए कपड़े। हमने जब अपमार्जक से धोए कठोर साबुन के साथ तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आई। कठोर जल के साथ जब हमने, कठोर जल के साथ ये क्या करता है, ज्यादा कठिनाई नहीं करता है, ज्यादा कठिनाई नहीं करता है, आसानी से कपड़े धुल जाते हैं, ज्यादा कठिनाई नहीं देता है। ठीक है, अपमार्जक इसलिए साबुन से थोड़ा अच्छा है। किस वजह से अच्छा है, क्या नहीं देता, कठोर जल में ही हमें ज्यादा कठिनाई नहीं देता, आराम से कपड़े धो के देता है ना। तो क्या हुआ कि कुछ रसायन शास्त्री थे, उन्होंने क्या देखा, यार इतनी मेहनत कौन ही करेगा, उससे अच्छा क्यों ना छोड़ो इसको, भगाओ कुछ नया बना लेते हैं साबुन को छोड़ के। उन्होंने साबुन को छोड़ के हमारे लिए अपमार्जक बना के दे दिया। ठीक है, अपमार्जक बना के दे दिया कि चलो अब आप लोग इससे धो लो। ठीक है, तो जो इसका पहली बार आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया, किसने आपके लिए इतनी अच्छी बात सोची कि यार बड़ी मुश्किल होती है इन लोगों को धोने में कपड़े, है ना, तो एक काम करते हैं इनके लिए कुछ अच्छा सा बना कर देते हैं। किसने सोचा, कहां पे, आपको पता है जब जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका आविष्कार हुआ। कब हुआ, इसका आविष्कार हुआ, और वो कब हुआ, जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका सर्वप्रथम आविष्कार किया गया। और वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास अपमार्जक। ठीक है, अब मैं क्या है आपको अपमार्जक के कुछ उदाहरण बताता हूं। अपमार्जक था क्या, मैं आपको अपमार्जक के कुछ उदाहरण देता हूं, उससे आपको समझ आएगा कि अपमार्जक क्या था। ये देखिए, साबुन की बात हमने की थी, अब हम अपमार्जक की बात कर रहे थे। अपमार्जक के मैं आपको कुछ प्रकार बता रहा हूँ और इनके उदाहरण बता रहा हूँ कि अपमार्जक होते किस प्रकार के हैं। देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं अपमार्जकों के प्रकार, और ये दूसरी तरफ हमारे पास इसके उदाहरण।
तो पहला हमारे पास कौन सा है? पहला हमारे पास है सोडियम एल्किल सल्फेट। ये क्या है? ये भी एक अपमार्जक है। और इसका उदाहरण हमने क्या देखा? इसका उदाहरण हमारे पास सोडियम लेरिल सल्फेट है। आप इतने बुरे बुरे हैं पर याद तो आपको एग्जाम के लिए रखना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन था? चतुस्क अमोनियम लवण। चतुस्क जो अमोनियम लवण है ये भी एक प्रकार का क्या है? अपमार्जक है। और इसका जो उदाहरण है वो है ट्राइमेथिल स्टेरियम अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, एक है हमारे पास एस्ट्रीकृत यौगिक, अंशतः एस्ट्रीकृत यौगिक। क्या है? अंशतः एस्ट्रीकृत यौगिक। ठीक है, और इसका उदाहरण हमारे पास क्या है? पेंटा एरिथियल मोनेस्टीरेट। जो मोनेस्टीरेट हमने उसके लिए देखा था ना, स्टीरेट साबुन के लिए, ये मोनोस्टीरेट है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ये हमारे पास अपमार्जक का उदाहरण है। एक हमारे पास कौन सा है? प्रतिस्थापित एल्किल सल्फोनेट। कौन सा है? प्रतिस्थापित एल्किल सल्फोनेट। ये क्या है हमारे पास? ये भी हमारे पास एक अपमार्जक है। इसका उदाहरण हमने क्या देखा? सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। ये सब किस चीज के उदाहरण है? हमने इधर अपमार्जक देखे, उधर उदाहरण। ये सब किसके? ये सारे अपमार्जक के उदाहरण है। अब जो हम अगली बात देखेंगे वो हम क्या देखेंगे? अगली बात हम देखेंगे जो साबुन है और जो अपमार्जक है, दोनों में से अच्छा कौन है? अच्छा है तो क्यों है? वो सारी बातें हम आगे देखते हैं। ये देखिए, यहां बात करते हैं कि जो एक तरफ हमने लिया साबुन, एक तरफ लिया हमने अपमार्जक, दोनों में डिफरेंस क्या है? इनके डिफरेंस की बात करते हैं। तो साबुन क्या करता है? साबुन क्या करता है? यह कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। जो कठोर जल होता है उसमें क्या होता है? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ अणु पाए जाते हैं। उनकी वजह से आपको कपड़े धोने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब साबुन उनके साथ मिश्रित होता है तो वो क्या करते हैं? एक चिकना अवशेप बना देते हैं, सफेद और चिकना अवशेप बना देते हैं। उसकी वजह से आपके कपड़े धुल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमने साबुन के लिए क्या देखा? यह कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन संयोग करके सफेद और चिकना अवशेप बना देते हैं। ठीक है, ये बात की हमने साबुन के लिए। अब यही बात हम किसके लिए करते हैं? अपमार्जक के लिए। अपमार्जक का क्या बताया? जब आप इससे कठोर जल से कपड़े धोने में काम ले सकते हैं, आपका आराम से उससे कपड़े धुल जाएंगे। ठीक है, कठोर जल में भी आपके कपड़े धो देगा। कैसे? कि इनमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो आयन उपस्थित होते हैं उनके साथ ये कोई अभिलय अवक्षेप नहीं बनाता है। जैसे साबुन ने यहाँ सफेद और चिकना अवक्षेप बनाया, वहां अपमार्जक कोई अवक्षेप नहीं बनाता है, तो आपके कपड़े वहां आसानी से धुल जाते हैं। दूसरी बात हम क्या देखते हैं? इसमें कम आर्द्रता गुण होता है, नमी को कम सोखने का गुण होता है इसमें। लेकिन जो अपमार्जक होते हैं वो साबुन की अपेक्षा अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपके कपड़े, थोड़े से में आपने देखा होगा कि आपने साबुन को जब 10 मिनट रगड़ोगे तब वो थोड़ा झाग देगा। आपने किसी में सर्फ डाली और धुला तो बहुत सारा क्या हो जाता है? झाग हो जाता है। क्या होता है? अपमार्जक वही हमारे डिटर्जेंट। ठीक है, तीसरी बात हमने इसके लिए क्या देखी? दूसरी बात जो हमने देखी थी, कम आर्द्रता गुण किसमें होता है? साबुन में। और अपमार्जक में क्या होता है? अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है। किससे? साबुन से। तीसरी बात हम क्या देखते हैं? इसकी अधिकता। जब क्या होता है? साबुन के आपने कपड़े धोए, बस ये किसका अच्छी बात ये इसी की, ये इसकी एक अच्छी बात है कि जब साबुन से आप कपड़े धोते हैं, जब आपका पानी नालियों से बहते हुआ नदियों में जाता है, जब ये नदियों में जाता है तो वहां जाके किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं करता है। जो झाग होते हैं फिर वो ऊपर रह जाते हैं, वो किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं फैलाता है। लेकिन जो अपमार्जक होते हैं इनका यही एक डिसएडवांटेज है, वो आपको याद क्या रखना है कि इसकी अधिकता क्या करती है? नदियों में जाकर प्रदूषण करती है, क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं। और ये कैसे होते हैं? साबुन कैसे होते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, लेकिन अपमार्जक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, चौथी बात हम क्या देखते हैं? इन्हें बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है वो हमें कहां से मिलता है? जो पेट्रोलियम होता है, जब उसका शुद्धिकरण होता है पेट्रोलियम का, तो उससे जो अवशेष बचते हैं उससे क्या बनाया जाता है? उससे हमारे लिए साबुन बनकर, जैसे साबुन हो गया, मोम बन गया, ये चीजें बनती है ना। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण होने के बाद जो अवशेष बनते हैं उन्हीं से ये सारी चीजें बनाई जाती है। और जो डिटर्जेंट होते हैं अपमार्जक, वो किससे बनाए जाते हैं? मछली तेल से, या वनस्पति जो तेल होता है उसका जो कच्चा माल किसमें यूज लिया जाता है? अपमार्जक को बनाने में इन सबका यूज लिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें की हमने साबुन और अपमार्जक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, ये सारी बातें हमने देखी। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास रही। इस क्लास में देखिए हमने क्या किया, मैं आपको शुरू से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ।
ये देखिए हमारा जो टॉपिक था, हमारा टॉपिक क्या था आज का? ब्लीचिंग पाउडर। क्या टॉपिक था हमारा? एक तो हमारा था ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा खाने का सोडा, ठीक है, इसकी भी हमने बात की। उसके बाद हमने जो बात की वो किसकी थी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की, और साबुन और अपमार्जक। जो चीजें मैंने आपको यहाँ पढ़ाई है, जिस तरीके से मैंने लिखा है, सेम यही पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ। ये आपको हमारे समृद्धि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगी, ठीक है। और वही क्लास नोट पीडीएफ, यही क्लास नोट पीडीएफ है, यही जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, जितने ये जो मैंने निशान किया है ना, ये भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। हमने स्टार्ट कहां से किया था? हमारा जो टॉपिक था ब्लीचिंग पाउडर, हमने स्टार्ट किया था। क्या था ये? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। विरंजन कपड़े से रंग निकाल कर क्या कर देता है? कपड़े को सफेद कर देता है, ठीक है। आगे हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, कहाँ उपयोग हुआ? कपड़ा धोने, कपड़ा उद्योग में, कैसे? कपास और लेनिन के विरंजन के लिए। दूसरा जो कागज उद्योग होता है, उसमें जो लकड़ी की लुगदी बनती है, उसका जो कलर होता है, उसको निकालने के लिए किसका यूज किया हमने? उसको निकालने के लिए भी हमने ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया। ऊन होती है, उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया। नेक्स्ट हमने बात देखी, जो पानी होता है उसमें जो कीटाणु होते हैं, उनको कीटाणु रहित करने के लिए, इसके लिए हमने किया। क्लोरोफॉर्म होता है, उसको बनाने में इसका यूज हुआ। तीसरा जो रासायनिक उद्योग में क्या होते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रमक होते हैं, उनके रूप में भी किसका यूज किया हमने? उसके रूप में हमने यूज किया ब्लीचिंग पाउडर का। अगला जब हमने देखा, हमारे पास निकल के आया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये सारी बातें हमने की। क्या कहते हैं इसे? इसे ही खाने का सोडा कहते हैं, इसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और इसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या होता है? CaCH3, CaHCO3 ये होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? जो ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो जल्दी से नहीं पकते हैं, उसमें जब थोड़ा बेकिंग सोडा डालता है, वो जल्दी से पककर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो हमने आगे इसके उपयोग देखे, कहाँ यूज होता है? खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात हमने क्या की? दूसरी बात हमने की, जो बेकिंग पाउडर होता है, जिससे आप केक पेस्ट्री बनाते हैं, उनको बनाने में इसकी बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाए, गर्म किया, इसमें सोडियम कार्बोनेट बनाया, कैसा था? क्षार था, कड़वा था। हमने क्या बोला? मुझे कड़वा है, नहीं चाहिए, चलो टार्टिक अम्ल मिला के और इसको ठीक कर देते हैं। ठीक करके हमने क्या बना लिया? बेकिंग पाउडर बन गया, और उसको उससे हमने क्या बना दिया? बढ़िया शानदार आपके लिए पेस्ट्री और केक बना के तैयार हो गया, ठीक है। और इसका अब ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ बात है, इसके लिए अब बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा के उपयोग की। दो तो हमने पहले देख लिए थे, तीन यार दवाइयां बनाने में ले लिया, गैर संचारक क्षार के रूप में, है ना। और ठोस खाद्य पदार्थ जो अम्ल है, जैसे टार्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल हो गया, इनके साथ मिलाकर बेकिंग सोडा, इनके साथ मिलाया क्यों? इसके उपचार में, अपच के उपचार में। आगे हमने इसका उपयोग कहाँ देखा? आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। जो आग बुझाने के जो यंत्र होता है, उसमें जो डाला जाता है, उनमें इसका यूज किया जाता है। आगे हमारा जो टॉपिक था वो हमने कौन सा देखा था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें कहां से मिला? ये जब हमने जिप्सम को गर्म किया, उसका क्रिस्टलाइन हुआ, तो वहां से हमें क्या मिला? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलकर तैयार हुआ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? CaSO4.12H2 या फिर 2CaSO4.H2, ठीक है। ये हमारे पीओपी का फॉर्मूला था। इसका कहाँ यूज हुआ? घरों की दीवारों और जो छत पर जो सुंदर आकृतियां बनती है, इसकी बनती है, पीओपी की बनी होती है ना। इसके हमने यूज देखे कि हमने क्या बना दिया? खिलौने भी बना दिए, मूर्ति भी बना दी, ब्लैक बोर्ड का चौक भी बना दिया, है ना। जो घर और छतें होती है उनको चिकना भी कर दिया, दांतों का उपचार कर लिया, टूटी हड्डियां जोड़ दी, आग बुझाने की जो ईंटें बनती है, वो सहन करने की जो बनती है, उनमें सब में किस्म का यूज कर दिया, उनमें सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके वो खत्म किया। आगे हमने साबुन अपमार्जक देखा, और हमने मेन बात हमने कौन सी देखी कि उच्च जो वसा अम्ल होते हैं, उन्हीं से क्या बनता है? हमारे सोडियम लवण होते हैं, उनसे हमारा क्या बनता है? उनसे बनकर हमारा तैयार होता है साबुन। कौन कौन से थे? जैसे हमारे पास एक पोमेटिक अम्ल हो गया। जब पोमेटिक अम्ल, और इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, ये C15H31COO। ये क्या है हमारे पास? पोमेटिक अम्ल। जो सोडियम लवण है, सोडियम लवण जब इसके साथ क्रिया की, तो इसने क्या बनाया? C15H31COO, और ये हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया? सोडियम पोमेटिक। वही साबुन एस्टियरिक अम्ल था, इसका ये फॉर्मूला था, सोडियम एस्टियरिक बनाया। वैसे ही ओलेइक अम्ल था, सोडियम ओलेइक बनाया, और ये इसका रासायनिक सूत्र हुआ, ठीक है। आगे हमने क्या देखा? जो अच्छे साबुन होते हैं कौन से होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, इसके बारे में हमने क्या जाना? इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब इसको अल्कोहल में डाला जाए, ये उसके साथ पूरा घुल जाना चाहिए। तीसरी बात क्या देखी? इसमें जो नमी है कितनी होनी चाहिए? 10% से कम होनी चाहिए। चौथी बात क्या देखी? जब इसको यूज किया जाए, ये टूटना नहीं चाहिए, तो ये हमारे लिए अच्छा साबुन है। उसके बाद हमने क्या देखा? अपमार्जक क्या है? जब आपने साबुन से कपड़े धोए, आप इतने परेशान हुए, तो आपके लिए क्या निकल कर आया? अपमार्जक।
और जब इसका पहली बार आविष्कार किया था, कब किया गया? जर्मनी का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पर इसका पहली बार आविष्कार हुआ था अपमार्जक का। और अपमार्जक क्या थे? डिटर्जेंट हमारे। ये सभी हमारे अपमार्जक के प्रकार थे और ये उनके उदाहरण थे। ठीक है, ये जो हमने लास्ट में बात की वो क्या थी? साबुन और जो हमारा अपमार्जक था इसके बारे में हमने बात की कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस थे, कौन सा अच्छा था कौन सा बुरा था। ये सारी बातें हमने करके आज इस टॉपिक को पूरा क्लोज कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए क्या कौन सा सिलेबस है, इसको क्लियर होने दीजिए। मैं बताता हूँ। ये हमारे पास है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर, RSMSSB जो जयपुर है। और हम ये हमारा कौन सा था? एक मिनट, ये सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर जॉइंट एग्जामिनेशन। ठीक है, उसी के लिए ये सिलेबस था जिसकी हम बात कर रहे थे। और मैंने क्या कहा था कि हम उसका साइंस का सिलेबस लेके उस पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। ये मैंने आपसे बात कही थी पहले और उसी सिलेबस को लेकर हमने पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, आपको देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ था? ये जो हमारा सिलेबस था इसमें हमने किया क्या? ये जो हमारा पहला टॉपिक था तत्व यौगिक एवं मिश्रण, हमारी जो पहली क्लास थी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी। इस टॉपिक को खत्म करने में हमें 2 क्लासें लगी। जब ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया इसके बाद हमने क्या की? इसके सारे एमसीक्यू सोल्व किए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक चला था वो थी हम रासायनिक परिवर्तन। ये टॉपिक हमारा शायद एक लंबी क्लास ली थी हमने 1 घंटे के ऊपर ही, और इस टॉपिक को वहां खत्म किया था। अगले दिन जो हुआ था इससे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सोल्व करके उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाली। ठीक है, जो बाद में हमारा टॉपिक आया धातु एवं अधातु, इसकी भी हमने 2 या 3 क्लासें ली थी और हमारा ये टॉपिक वहां क्लियर हुआ। एक क्लास में इसकी क्या हुए थे? इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनते थे इस टॉपिक से वो सारे हमने क्लियर किए। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था हमारा अम्ल क्षार लवण। इस टॉपिक की आज ये चौथी क्लास। कैसे? एक दिन में हमारे अम्ल खत्म हुए, दूसरे दिन हमारे क्षार खत्म हुए, तीसरे दिन हमने क्या देखा? ये अम्ल और क्षार डिसाइड कैसे हुए, किस चीज से डिसाइड हुए? सूचक कौन सा था? पीएच स्केल। तो जो हम तीसरे दिन हमने बात की थी वो हमने पहले पीएच स्केल के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने जो हमारे पास लवण बचे थे उनके लिए हमने कल चर्चा की थी, वो हमारी थर्ड क्लास थी, है ना। फिर जब हमने देखा कि ये टॉपिक यहाँ हो गया, हमारे पास बचा क्या? ब्लीचिंग पाउडर बचा है, खाने का सोडा बचा है, और इधर से प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है, और साबुन एवं अपमार्जक बचा है। ठीक है, इन चारों की हमने आज एक क्लास बनाई। छोटे छोटे टॉपिक थे, सारी क्लास बनके आपके सामने है ना। और ये हमारा क्या हुआ? इस वाले में जो केमिस्ट्री थी, ये देखिए ये जो 4 टॉपिक थे ये चारों किस चीज के टॉपिक थे? ये चारों हमारे पास किस चीज के टॉपिक थे? ये तो फिफ्थ आ गया। हाँ, यहाँ तक ये जो 4 कौन से थे? ये सारे कौन से? केमिस्ट्री में आते हैं ये 4 टॉपिक। केमिस्ट्री के हैं ये चारों टॉपिक। ये जितने भी टॉपिक थे केमिस्ट्री के जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, इन सबकी हमने क्लासें भी ली, इन सबके एमसीक्यू भी किए। पर अब जो हमारी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम क्या करेंगे? ये जितने भी टॉपिक हुए हैं, मैं इस टॉपिक के जो आज मैंने टॉपिक कराया इसके एमसीक्यू नहीं दूंगा मैं। ये जितने भी टॉपिक हुए हैं इन सभी टॉपिक को मिला के हमारे जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जितने भी इनके क्वेश्चन बनते हैं 100 200 500 जितने भी बन जाएंगे वो सारे क्वेश्चन बना के एक पूरी क्लास बना के और अगली बार आपके सामने, चाहे उसके लिए हमें 1 दिन लगे 2 दिन लगे, अगली क्लास हमारे जो केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन हमने क्लियर किया इन सारे पूरे पोर्शन के हम एमसीक्यू आपके सामने अगली वाली क्लास में लेकर आएंगे। और आप उस क्लास को जब हो जाएगी एमसीक्यू हमने सारे सोल्व किए, उसके बाद हमारे पास जो फिजिक्स का पोर्शन बचता है, ये देखिए फिजिक्स का कौन कौन सा बचता है हमारे पास? एक तो प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? लेंस के प्रकार, मानव आंख, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत विभव और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, और हम लास्ट में देखेंगे विद्युत मोटर। ये सारे टॉपिक ये किस में जाते हैं? ये सारे टॉपिक जाते हैं आपके फिजिक्स वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री हमारी पूरी हुई, इसके एमसीक्यू खत्म करके हम हमारा फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और अब जो हमारी अगली बात होगी, अगली क्लास होगी, वो हमारे एमसीक्यू होंगे।
पूरी केमिस्ट्री के जितने टॉपिक हमने किए उन सभी के एमसीक्यू होंगे, उन सभी के एमसीक्यू होने के बाद हम फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज तक मैंने जो आपको पूरा समझाया, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन खत्म कर दिया। आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को आपको एक लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, या आपको जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो या किसी ट्यूशन के लिए आपको पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म। अब क्या होगा, अब जो क्लास आएगी वो हमारी एमसीक्यू आ रही है। केमिस्ट्री पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एग्जाम के लिए जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 100 हो जाए, चाहे वो 200 हो जाए, चाहे वो 500 हो जाए, अगली जो क्लास आएगी, चाहे क्लास 1 घंटे की हो या 2 घंटे की हो या 3 घंटे की, पूरी क्लास आपके लिए पूरे एमसीक्यू एक बार में खत्म, पूरी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सारे एक बार में खत्म। वही आपके लिए नेक्स्ट वाली क्लास में मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को एक लाइक करिएगा, और जो हमारे एमसीक्यू होंगे उनके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को हमारे साथ जोड़ना है, उनको हमारे साथ लेकर आना है, उनको वो वीडियो दिखाना है, इसलिए ताकि जब उनका एग्जाम हो तो एग्जाम के लिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, वो जो वीडियो होगा आप सभी के लिए है, बट आपने उनका एक दो बार ही रिवीजन दिया तो सच में आपने केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा किया है। जितने नंबर की आपके एग्जाम में आने वाली है ना, उससे ज्यादा नंबर, उसके कोई एक आध नंबर आपसे छूट जाए तो छूट जाए, सारे नंबर आप लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है। आपने ये सारा सब कुछ किया तो अब जो अगले अगले एमसीक्यू होंगे वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, उसके बाद हमारी फिजिक्स की क्लासें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का यही करते हैं समापन, मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और धन्यवाद आप सबका। गाँव गुरु जी गाँव।